बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हमने वीडियो अपलोड की थी, बल्कि आज ही की थी, फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर, जिसके अंदर 5 एससीक्यू कवर किए थे। अब हम सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर बायोस्टैट, डेमोग्राफी, एमसीएच, एपिडेमियोलॉजी, प्राइमरी हेल्थ के पहले 2 चैप्टर आ जाते हैं। क्लियर? तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर वाला, जहाँ से आपको एससीक्यू वगैरह देखने को मिल सकता है, और ये रिलेटिवली छोटा चैप्टर है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आ गया प्राइमरी हेल्थ केयर। नंबर वन, प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन तैयार करते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर इज एन एसेंशियल हेल्थ केयर जो कि एसेसिबल होती है तमाम इंडिविजुअल के लिए और फैमिली के लिए, और एक्सेप्टेबल होती है थ्रू द फुल पार्टिसिपेशन, और उस कीमत पे होती है जिससे वो अफोर्ड कर सकती है। तो द एसेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल एंड द फैमिली इन द कम्युनिटी बाय मीन्स एक्सेप्टेबल टू देम थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन एंड एट अ कॉस्ट दैट कम्युनिटी एंड द कंट्री कैन अफोर्ड। अब इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट या कॉर्नरस्टोन क्या होते हैं? अब इसके जो एलिमेंट्स है उसका मिमोनिक एलिमेंट होता है। ओके, ई से क्या हो जाएगा? ई से आपका एसेंशियल ड्रग्स आ जाती है। ओके, एल से क्या होगा? लोकली एंडेमिक डिजीज का ट्रीटमेंट आ जाएगा, कंट्रोल या प्रिवेंशन आ जाती है। ओके, एक और ई है तो ईपीआई आ जाएगा। एम से क्या होगा? एमसीएच और फैमिली प्लानिंग आना शुरू हो जाएगा। ओके, एन से क्या होगा? एन से न्यूट्रिशन, फूड सप्लाई वगैरह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद टी से क्या होगा? ट्रीटमेंट ऑफ लोकली ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज आना शुरू हो जाएगा, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज है। ओके, तो ये आपने देख लेना, इसी के हिसाब से आपने तैयार कर लेना। बाकी मेंटल हेल्थ को, फूड वाटर सप्लाई को, सैनिटेशन को देख लेना। ओके, तो यहाँ से भी देख लो प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन के एसेंशियल हेल्थ केयर होती है मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू द इंडिविजुअल एंड द फैमिली इन द कम्युनिटी बाय मींस एक्सेप्टेबल टू देम थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन एंड एट अ कॉस्ट दैट कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड। इसके एलिमेंट का मिमोनिक यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे एजुकेशन आना शुरू हो जाएगा। ओके, एल से लोकल एंडेमिक डिजीज की प्रिवेंशन कंट्रोल, आई से एसेंशियल ड्रग आ जाएगा, एम से मेटरनल, एमसीएच आ जाएगा, ई सीपीए आ जाएगा, एन से न्यूट्रिशन आ जाएगा, टी से ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज और इंजरी, और एस से वाटर सप्लाई और सैनिटेशन आ जाता है। बाकी प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर उसमें इक्विटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के अंदर एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है। इक्विटी के अंदर आपने क्या करना है? सबको आपने बराबर नहीं देना, बल्कि नीड्स के हिसाब से देना होता है। बाकी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के अंदर तमाम इंडिविजुअल को इन्वॉल्व करना है। लोकली और इंटर सेक्टोरियल के अंदर डिफरेंट सेक्टर आके मिलकर काम करेंगे। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी एट ऑल स्टेजेस होती है। जो हेल्थ फॉर ऑल की जो कॉन्फ्रेंस थी 1978 के अंदर हुई थी, और इसका जो मेन की था वो प्राइमरी हेल्थ केयर था। इसके बाद लेवल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर की तरफ आ जाती है। 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में बीएचयू आरएससी आ जाती है, सेकेंडरी में टीएचक्यू डीएचक्यू आ जाएगा, टर्शियरी के अंदर टीचिंग हॉस्पिटल आ जाते हैं। और एक और बात देख लेना कि 5 लेकर 10 बीएचयू होते हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट होते हैं, आरएससी से लिंक्ड होता है, और एक आरएससी टीएचक्यू से लिंक्ड होता है। ठीक है, जो आरएससी लेवल के ऊपर मेडिकल लीगल टॉप से की जाती है। सिलेक्टिव अप्रोच के अंदर जो मीजल्स और डीपीटी की वैक्सीनेशन है, ये 6 महीने से ऊपर वाले बच्चों को दी जाती होती है। बाकी यूनिसेफ ने एक सिलेक्टिव अप्रोच बनाई है जिसको बोलते हैं गोबी एफएफ। ओके जी, से ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओआरएस, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, फीमेल एजुकेशन और फीमेल न्यूट्रिशन आना शुरू हो जाती है। ओके, ठीक है। बाकी किसी भी प्रोफेशन को ज्वाइन करने से पहले आपने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन लगानी होती है। तो हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली है, तो 4 प्रिंसिपल आपने देख लेने हैं। 4 प्रिंसिपल है और आपके 8 एलिमेंट आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम कम्युनिटी, अच्छा यहाँ पे इक्विटी में क्या करना है? अपनी नीड्स के हिसाब से देना होता है। ठीक हो गया, ओके। इसके बाद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के तो इंडिविजुअल को, फैमिली को, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड द वेलफेयर। तो इसके अंदर ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट आ जाती है और लेडी हेल्थ वर्कर आना शुरू हो जाती है, लोकली ट्रेंड होती है। ठीक है, और एक कल्चरल और कम्युनिकेशन बैरियर को ओवरकम कर देती है। इसके बाद इंटर सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन की तरफ आ जाते हैं। इंटर सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन की तरफ में क्या क्या चीजें नोट करनी है? यहाँ पे आपको डिफरेंट सेक्टर के आपस में कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग है, सैनिटेशन है, फूड, एग्रीकल्चर, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो ये दूसरे सेक्टर के साथ मिलकर काम करना ताकि हम अननेसेसरी डुप्लीकेशन को अवॉइड कर सके। बाकी टेक्नोलॉजी के अंदर अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है। अब इसके प्रिंसिपल की तरफ आ जाते हैं। सॉरी, एग्जांपल की तरफ, तो इसमें डोमिसाइलरी ट्रीटमेंट ऑफ टीबी के अंदर सैनिटोरियम है और ओआरएस को प्रोवाइड करना। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं हेल्थ फॉर ऑल। जो हेल्थ फॉर ऑल 2000 है, तो ये 1978 के अंदर पेश किया गया था, डब्ल्यूएचओ ने पेश किया था। उसमें यह था कि अटेनमेंट ऑफ लेवल ऑफ हेल्थ दैट विल इनेबल एवरी इंडिविजुअल टू लिव सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। ओके, तो इसका जो ग्लोबल टारगेट था 5% जीएनपी अपने हेल्थ के ऊपर खर्च करनी है। इसके अलावा बेसिक हेल्थ फैसिलिटी 2 से लेकर 3 किलोमीटर तक आपने प्रोवाइड कर देनी है। इम्यूनाइजेशन करनी है अगेंस्ट टीबी, डिफ्थीरिया, मीजल्स है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को आपने 5% से नीचे कम कर देना है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 से ऊपर लेकर चली जानी है। जेएनपी पर कैपिटा $500 आ जाएगा। 90% जो न्यू बोर्न का वेट होगा वो 2.5 से ऊपर आना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे हेल्थ की साइकिल लिखी हुई है, गलत लिखी हुई है, इसकी यहाँ से नहीं तैयार नहीं करना। अब जो काजेज ऑफ फेलियर ऑफ हेल्थ फॉर ऑल, तो क्यों फेल हो गया? तो उसकी वजह क्या थी? नंबर 1 पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, नंबर 2 पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, नंबर 3 आपका ओके लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। ओके, ठीक है, रेफरल हेल्थ केयर सिस्टम नहीं था। यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन में डेफिशिएंसी थी, मैल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी एलोकेशन थी, डेफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ फंड्स, लैक ऑफ अवेयरनेस, इनकी वजह से फेल हो गया। ठीक है, इसके तरफ आगे आ जाते हैं 7 स्टार डॉक्टर। तो 7 स्टार डॉक्टर का मिमोनिक होता है CLMDR। ओके, CLMDR। ओके, तो सी से क्या होगा? सी से केयर प्रोवाइडर, कम्युनिकेटर और कम्युनिटी माइंडर आ जाएगा। एल से क्या हो जाएगा? लीडर आता है, अच्छा जो डॉक्टर होता है अच्छा लीडर भी होता है। एम से क्या आ जाएगा? एम से मैनेजर होता है। ठीक है, ओके।
अच्छा, लीडर और मैनेजर तो बस एक ही बात है। एल से लाइफ लॉन्ग लर्नर आ जाएगा, एम से मैनेजर आ जाएगा, आर से रिसर्चर आ जाएगा, ठीक है, और डी से डिसीजन मेकर आ जाएगा। उसके बाद लेवल ऑफ हेल्थ केयर तो 3 लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी के अंदर BHQ RSC आ जाता है, फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन द पेशेंट एंड द हेल्थ सिस्टम। सेकेंडरी THQ DHQ आ जाएगा, टर्शियरी के अंदर क्या आ जाएगा, टर्शियरी के अंदर आपके मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आना शुरू हो जाते हैं, क्लियर। बाकी यहाँ पे ग्राफ वगैरह बना हुआ कि लेडी हेल्थ वर्कर, लेडी हेल्थ विजिटर और लेडी हेल्थ वर्कर और विलेज हेल्थ विजिटर या वर्कर, ये जाती है BHU में, फिर RSC आ जाता है। और ये नोट कर लेना कि जो BHU होता है ना, BHU ये कितने पॉपुलेशन को कवर करता होता है, ये तकरीबन 24 से लेकर 40 किलोमीटर तक कवर करता होता है। 5 से लेकर 10 BHU RSC से जुड़े हुए होते हैं और ये 25,000 लोगों को कवर करता है। आगे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका बन जाएगा RSC, यानी RSC 240 से लेकर तकरीबन 400 किलोमीटर तक कवर करेगा और 1 लाख पॉपुलेशन के लिए होता है, ठीक हो गया। और यहाँ पे MO वुमेन मेडिकल ऑफिसर और लेडी हेल्थ विजिटर मिलकर काम करती होती है। बाकी इनके सर्विसेज क्या होती है, अब तीनों लेवल के ऊपर आपको EPA देखने को मिलेगा, तीनों लेवल पे फैमिली प्लानिंग आती है। बाकी इसके अंदर MCH आना शुरू हो जाएगी, डायरिया कंट्रोल, मलेरिया कंट्रोल, सैनिटेशन, फैमिली प्लानिंग, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसके अलावा ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट वाला आपने MCH वाले चैप्टर में भी पढ़ना है, ठीक है। ये ओल्ड वुमेन होती है, किसी एरिया की होती है, जो कि लोकल ट्रेनिंग करके ना उसी एरिया में प्रेग्नेंट वुमेन को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सुपरविजन और मॉनिटरिंग क्या होती है, मॉनिटरिंग की कंटिन्यूस एक्टिविटी होती है, कीपिंग ट्रैक ऑफ डे टू डे प्रोग्राम एक्टिविटी। जबकि जो सुपरविजन होती है, सुपरविजन में आपने किसी की हेल्प करनी होती है, ठीक है। बाकी यहाँ पर RSC के बारे में इतना ज़्यादा छोड़ देते हैं, ठीक है। गो BFF वाला ये भी आपको बता दिया। BHU RSC में क्या फर्क होता है, BHU 24 से लेकर 40 किलोमीटर तक होता है, ये वाला 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 25,000 के लिए होता है, 1 लाख के लिए होता है। ये लेडी हेल्थ वर्कर के लिए रेफरल पॉइंट है, ये रेफरल पॉइंट BHU के लिए होता है। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको सीनियर मेडिकल ऑफिसर, वुमेन मेडिकल ऑफिसर, हकीम, डेंटिस्ट होते हैं। बाकी यहाँ पर जो फैसिलिटी है, 1 से लेकर 2 बेड से मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो 20 से लेकर 25 बेड होना शुरू हो जाएगी। एम्बुलेंस, मेडिकल लीगल ऑटोप्सी यहाँ पे की जाती है, सर्जरी भी की जाती है यहाँ पर, ठीक हो गया। मेडिकल लीगल सर्विसेज भी आ गई, और ये जुड़ा होता है RSC से और ये जुड़ा होता है THQ से। तो पहला चैप्टर तो हो गया हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर वाला। पहले 2 चैप्टर के भी बता रहा है वो, पहले 2 चैप्टर, ठीक है। तो पहले 2 चैप्टर, तीसरा एपिडेमियोलॉजी भी आ जाएगा, वो भी स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कम्युनिटी मेडिसिन वाला। तो कम्युनिटी मेडिसिन क्या, सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर टू द पीपल बाय द हेल्थ टीम इन ऑर्डर टू इंप्रूव द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी है। इसके बाद प्रिवेंटिव मेडिसिन है। प्रिवेंटिव मेडिसिन के अंदर आपने क्या चीज़ें नोट करनी है, इसमें नंबर 1 है कि डिजीज को प्रिवेंट करना, हेल्थ को प्रमोट करना। डिजीज को प्रिवेंट करना, लाइफ को प्रोलॉन्ग करना और हेल्थ को प्रमोट करना, तो उसको प्रिवेंटिव मेडिसिन कहते होती है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम एक कंटिन्यूस एक्टिविटी होती है। नंबर 1 ऑनगोइंग एक्टिविटी होती है। नंबर 2 इनडेफिनेट पीरियड तक की जाती है, जब तक उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह पूरे नहीं हो जाते। अब प्रोग्राम 2 टाइप का होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम। वर्टिकल प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही एक्टिविटी को करता होता है, सिंगल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ सर्विस फॉर द कम्युनिटी, यानी ये सिर्फ अगर एक एक्टिविटी को कवर करे, एक डायमेंशन को कवर करे, तो उसको वर्टिकल प्रोग्राम कहते हैं। फॉर एग्जांपल इम्यूनाइजेशन को कवर करता है, इसकी एग्जांपल है एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की, लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, जिसमें सिर्फ एड्स या लेप्रोसी को कंट्रोल किया जाएगा। वर्टिकल के अंदर क्या होगा, ऐसा हेल्थ केयर, हेल्थ सर्विसेज जिसके अंदर 2 डायमेंशन को कवर करेगा, एक तो हमारा पर्सनल हेल्थ और दूसरा कम्युनिटी हेल्थ, अपने लिए और दूसरे के लिए ख्याल रखना, तो उसको हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम कहते हैं। इसमें सोशल एक्शन प्रोग्राम 1 2, नेशनल प्रोग्राम अवेयरनेस आ जाती है, बेनजीर प्रोग्राम वाला। इन शॉर्ट के अगर वर्टिकल प्रोग्राम को पहले से किसी एग्जिस्टिंग हेल्थ फैसिलिटी के साथ मिला दो तो ये क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम बन जाएगा, ठीक है। अब SAP या सोशल एक्शन प्रोग्राम है, अगर आपने याद करना है तो सोशल एक्शन प्रोग्राम का निमोनिक होता है फ्रेंड। पैप से क्या हो जाएगा, फैमिली प्लानिंग आ जाएगा। आर से क्या हो जाएगा, आर से आपका हो जाएगा रूरल वाटर सप्लाई, अंदर सैनिटेशन है। ई से आपका एजुकेशन आ जाएगा, एन से न्यूट्रिशन और पी से प्राइमरी अंदर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर आ जाती होती है, ओके। बाकी इसके अलावा ये तो हो जाएगा। बाकी हम आ जाते हैं यूनिसेफ की तरफ आ जाते हैं। यूनिसेफ के फंक्शंस क्या होते हैं, यूनिसेफ के फंक्शन होते हैं, इसमें बच्चों को खासतौर पर फोकस करना होता है, बच्चों को और माओ का। तो चाइल्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन है, इसके अलावा फैमिली वेलफेयर और एजुकेशन आ जाती है। बाकी यूनिसेफ इन पाकिस्तान, तो यूनिसेफ के पाकिस्तान के वाले से क्या होते हैं, तो उसका निमोनिक है, ये नहीं है WHO की चीप कॉपी है ना, तो चीप आ जाएगा। तो सी से क्या हो जाएगा, सी से चाइल्ड प्रोटेक्शन है, ओके। एस से हेल्थ और न्यूट्रिशन आ जाएगा। ई से क्या आ जाएगा, API प्रोग्राम आ जाएगा। ई से आपका एक एजुकेशन भी आ जाता है, ठीक है। पी से पोलियो एराडिकेशन आ जाएगा। WHO वाटर हाइजीन आना शुरू हो जाएगा और ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज देखने को मिलेगी। तो ये आ गया यूनिसेफ आ गया। अब यूनिसेफ का अब WHO का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ बाय ऑल पीपल। तो ये आ जाएगा WHO का मेन मोटिव है। इसके बाद फंक्शन ऑफ WHO की तरफ आ जाते हैं। WHO ने क्या करना, नंबर 1 गवर्नमेंट की हेल्प करनी है, ठीक है, ओके, ताकि वो अपनी हेल्थ सर्विसेज को स्ट्रेंथन कर सके। इसके बाद है प्रमोट द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, के स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना होता है, तो उसका मेमोरी में सन लिखा हुआ है, ओके। स्ट्रेंथन करना, एजुकेशन को प्रमोट करना, न्यूट्रिशन को इंप्रूव कराना, ठीक है। इसके अलावा है, ओके, मेंटल हेल्थ रिसर्च है, प्रोविजनल ग्रुप है, आगे फैमिली हेल्थ को प्रमोट करना, ये सब चीज़ें आ जाती है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रिवेंशन की तरफ आ जाते हैं। प्रिवेंशन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन अगर 4 टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आ जाती है। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आपने क्या करना होता है, क्रॉनिक डिजीज के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रॉनिक हार्ट डिजीज हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज मेलाइटिस हो गया। तो इसके अंदर आपने क्या करना होता है, अपने बच्चों को डिस्करेज करना होता है फ्रॉम अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफ स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल आपने रिस्क फैक्टर को अवॉइड करना होता है, ठीक है। आप ये 2 तरीकों से करोगे, इंडिविजुअल और मैथ एजुकेशन। प्राइमरी है, प्राइमरी के अंदर क्या होता है, प्राइमरी के अंदर वो एक्शन
जो कि डिजीज के ऑनसेट से पहले ली जाती है, जब रिस्क फैक्टर मौजूद होते हैं। ये प्री पैथोजेनेसिस फेज के अंदर आती है। इसमें पॉजिटिव हेल्थ वाला कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव हेल्थ का मतलब है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि इंकरेज करेगा अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ हेल्थ, जिससे इंडिविजुअल सोशली और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ को गुजार लेगा। इसमें हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोडक्शन आ जाती है। स्पेसिफिक प्रोडक्शन भी आगे दो तरीके से होती है, पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी और हाई रिस्क स्ट्रेटेजी है। सेकेंडरी प्रिवेंशन की तरफ आ जाते हैं, पैथोजेनिस फेज के अंदर होती है, ठीक है। इसमें वो तमाम एक्शन आ जाते हैं जो डिजीज की प्रोग्रेशन को रोक देते हैं अर्ली स्टेजेस के अंदर और कॉम्प्लिकेशन को रोक देते होते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर कौन कैसे आती है, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। जिसके बाद टर्शियरी प्रिवेंशन है। टर्शियरी के अंदर डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन आपको देखने को मिलती होती है। आपको लेट पैथोजेनिक फेज में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद मोड्स ऑफ इंटरवेंशन है, तो हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन सेकेंडरी के अंदर, नहीं प्राइमरी के अंदर, अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट सेकेंडरी के अंदर, डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन टर्शियरी के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इंटरवेंशन क्या होती है, कोई भी अटेम्प्ट जिससे आप डिजीज के सीक्वेंस को इंटरवीन करते होते हैं, ओके। अब हेल्थ प्रमोशन की और हेल्थ प्रोटेक्शन की एग्जांपल या डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती होती है, ठीक है। पहले आपको बताता हूँ हेल्थ प्रोटेक्शन के अंदर क्या आता है, ठीक है, ओके। हेल्थ प्रोटेक्शन के अंदर आपने चार चीज़ों को रट्टा मारा। नंबर 1 प्रमोशन ऑफ हेल्थ, नंबर 2 प्रिवेंशन ऑफ सिकनेस, नंबर 3 क्यूरेटिव और नंबर 4 रिस्टोरेटिव मेडिसिन। तो इन चार चीज़ों को प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ सिकनेस, क्यूरेटिव एंड रिस्टोरेटिव मेडिसिन, तो इसको क्या बोलते हैं, हेल्थ प्रोटेक्शन वगैरह बोलते होते हैं, क्लियर। तो आपने नोट कर लेना। बाकी हम इसकी तरफ आ जाते हैं हेल्थ प्रमोशन की तरफ। हेल्थ प्रमोशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर टू इंप्रूव द हेल्थ। तो ये वो प्रोसेस है जिससे आप लोग अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब हेल्थ प्रमोशन के अंदर क्या क्या चीज़ आ जाती है, आपकी आ जाती है हेल्थ एजुकेशन आ जाती है, ओके। इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल आना शुरू हो जाएगा, ओके। इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, न्यूट्रिशन इंटरवेंशन, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, सेक्स एजुकेशन आ जाती है। स्पेसिफिक के अंदर इम्यूनाइजेशन आना शुरू हो जाती है, ओके। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड को प्रिवेंट करना, कीमोप्रोफिलैक्सिस। अब कीमोप्रोफिलैक्सिस के अंदर क्या होता है कि केमिकल अपने देने टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन और प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन। इसको दो टाइप होती है, कैजुअल और क्लिनिकल। कैजुअल के अंदर क्या करना, आपने प्रिवेंशन को इन्फेक्शन को कंप्लीट प्रिवेंशन करनी है। क्लिनिकल के अंदर आपने क्लिनिकल सिम्टम को प्रिवेंट करना। कीमोप्रोफिलैक्सिस के एग्जांपल आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल टीबी के अंदर कौन सी यूज करते हैं, आइसोनियाजाइड यूज करते हैं, ठीक है। मलेरिया के अंदर क्लोरोक्विन होती है। रूमेटिक हार्ट डिजीज में पेनिसिलिन होती है, ओके। डिप्थीरिया में एरिथ्रोमाइसिन और फर्स्ट डोज वैक्सीन आ जाती है। मेनिंजाकोकल मेनिंजाइटिस में रिफेम्पिसिन आ जाती है। टेट्रासाइक्लिन हम कॉलरा के लिए इस्तेमाल करते होते हैं, क्लियर। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है, पहले हमारा डिजीज होगा, फिर इसकी वजह से इंपेयरमेंट होती है, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट की वजह से लॉस ऑफ फुट हुआ, लॉस ऑफ फुट की वजह से चल नहीं सकता और चलने की वजह से उसकी जॉब खत्म हो गया, तो उसका बोलते हैं हम पहले डिजीज, फिर इंपेयरमेंट, फिर डिसेबिलिटी और फिर आपको हैंडीकैप देखने को मिलेगी, क्लियर। तो इसको देख लेना। बाकी रिहैबिलिटेशन के अंदर क्या होता है, रिहैबिलिटेशन के अंदर मेडिकल, सोशल या वोकेशनल मेजर्स को यूज करना फॉर ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग द इंडिविजुअल टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ। अब जो रिहैबिलिटेशन होती है डिफरेंट टाइप की होती है, मेडिकल, ऑक्यूपेशनल, सोशल, वोकेशनल और साइकोलॉजिकल। मेडिकल के अंदर अपने फंक्शन को रिस्टोर करना था, फॉर एग्जाम्पल क्या, अगर टीबी नी जॉइंट को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया तो आपने फिजियोथेरापी या सर्जरी वगैरह करनी होती है। ऑक्यूपेशनल के अंदर क्या हो जाता है, ऑक्यूपेशनल के अंदर आपने उसकी डेली एक्टिविटीज को रिस्टोर करना। वोकेशनल के अंदर क्या करना, आपने उसकी अर्निंग कैपेसिटी को रिस्टोर करना। सोशल के अंदर आपने फैमिली और सोशल रिलेशनशिप को रिस्टोर करना होता है। साइकोलॉजिकल के अंदर इसकी पर्सनल डिग्निटी और कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना होता है। ऑलमोस्ट ये तो हमारा हो गया है, ओके। आगे हम दो तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव, टारगेट और गोल। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव इज अ प्लान्ड एंड पॉइंट ऑफ ऑल एक्टिविटी। जो प्लान्ड एंड पॉइंट होते हैं तमाम एक्टिविटी को उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जबकि गोल क्या होता है, अल्टीमेट डिजायर्ड स्टेट होता है, जहाँ पे आपने सारे ऑब्जेक्टिव और रिसोर्सेज को यूज करना होता है। जबकि टारगेट के अंदर डिस्क्रीट एक्टिविटी है, जिससे आप क्या करते हो, जिससे आप डिग्री ऑफ अचीवमेंट को हासिल करते हो। तो जो डिस्क्रीट एक्टिविटी या टारगेट है, जबकि एंड पॉइंट ऑब्जेक्टिव है, जबकि डिजायर्ड स्टेट को हम गोल कहते होते हैं, क्लियर। बाकी हम आगे आ जाते हैं, प्रोग्राम भी हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज कंट्रोल। डिजीज कंट्रोल का नंबर आपने डिजीज के इंसिडेंस को, नंबर 2 ड्यूरेशन को, और इंसिडेंस और ड्यूरेशन को मल्टीप्लाई करते तो क्या बन जाएगा, प्रिवेलेंस बन जाती होती है। इसके अलावा आपने क्या करना है, फिजिकल या साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन को या फाइनेंशियल बर्डन को या आपने कम करना होता है। डिजीज एलिमिनेशन को हम रीजनल एलिमिनेशन भी कहते हैं। इसमें आपने डिजीज की ट्रांसमिशन को इंटरप्ट कर देना, इतना इंटरप्ट कर देना कि प्रॉब्लम ही नहीं रहता होता, ठीक हो गया, ओके, ठीक है। नहीं, वो डिजीज कंट्रोल के अंदर रहता होता है कि डिजीज कंट्रोल को जो डिजीज है वो परसिस्ट करेगा लेकिन पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगा। जबकि इंटरप्ट कर देना रीजनल कहते हैं। और डिजीज रेडिकेशन का मतलब है जड़ से उखाड़ के फेंक देना। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, तमाम ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन एजेंट को आपने टर्मिनेट कर देना है। एक्सटर्मिनेशन ऑफ इन्फेक्शस एजेंट है। इसके बाद है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, ये वो प्रोसेस होता है जिससे डिजीज अपने आप को अनफोल्ड करता होता है इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट एंड द प्रिवेंशन। तो उसके प्री पैथोजेनेसिस या पैथोजेनेसिस फेज आपको देखने को मिल सकती होती है, ओके। तो ये आ जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ वाले चैप्टर की तरफ आ जाते हैं, ओके। तो आइसबर्ग ऑफ फिनोमिना है कि जो डिजीज है ना कम्युनिटी में भी कंपेयर्ड विद आइसबर्ग है। इसमें जो फ्लोटिंग टिप होती है वो चीज़ है जो कि फिजिशियन देखता होता है, सिम्टोमेटिक या डायग्नोस केसेस के लिए होते हैं, क्लिनिकल केसेस है। जबकि जो नीचे डूबा हुआ पोर्शन होता है ना, ये किन के लिए होता है, ये होता है हमारा इन अपेरेंट केसेस या लेटेंट केसेस, प्री सिम्टोमेटिक एंड डायग्नोस केसेस देखने को मिल सकते हैं। जबकि स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज को बोलती है स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। इसके अंदर क्लासिकल एग्जाम्पल आ जाती है हमारी लेप्रोसी आ जाती है। कौन कौन सी डिजीज आप आइसबर्ग ऑफ फिनोमिना से शो करवाओगे, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अनीमिया, मैलन्यूट्रिशन और मेंटल इलनेस है। जबकि एमटीआर ये शो नहीं होता है, मीजल्स, टेटनस और रूबेला आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ की तरफ आ रहे थे। डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ आपकी कौन कौन सी है, ओके। तो
छोड़ देते हैं, बल्कि इसके बाद इंडिकेटर्स है। अच्छा, मोर्टेलिटी इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं? क्रूड डेथ रेट आ जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से एवरेज नंबर ऑफ ईयर जो कि बंदा रहेगा, द करंट एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट को हम फॉलो करते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो कि मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर है हेल्थ ऑफ होल पॉपुलेशन और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के लिए, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। इसके अलावा चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट जो कि सिंपलेस्ट मेजर ऑफ बर्डन ऑफ डिजीज है। सिंपलेस्ट मेजर ऑफ बर्डन ऑफ डिजीज तो प्रोपोर्शनल है, अगर सिंपल अगर पूछे बर्डन ऑफ डिजीज तो वो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर आ जाएगा, जिसके अंदर इलनेस की वजह से, ओके, अर्ली डेथ की वजह से या डिसेबिलिटी की वजह से जो ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। ओके, अब ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस्ट क्या होता है? एक्सपेक्टेड लाइफ होता है जो कि मेल की 66 और फीमेल की 67 होती है, माइनस एज एट विच डेथ अकर ड्यू टू सम एक्सीडेंट है, ठीक है। बाकी मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स में फ्रीक्वेंसी आना शुरू हो जाती है, इसमें इंसिडेंस ऑफ प्रीवेलेंस आ जाती है, ठीक है। डिसेबिलिटी के अंदर एवरेज नंबर ऑफ डेज ऑफ डिसेबिलिटी, सिवियरिटी पे केस फैटेलिटी रेट आना शुरू हो जाता है, सिकनेस एब्सेंटीजम भी देखने को मिल सकती है। डिसेबिलिटी रेट में इवेंट और पर्सन टाइप है, पर्सन के अंदर लिमिटेशन ऑफ मोबिलिटी एक्टिविटी, इवेंट के अंदर नंबर ऑफ डेज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी। इसके बाद सुलिवन इंडेक्स है। सुलिवन इंडेक्स के अंदर आपने क्या करना है? सुलिवन इंडेक्स में आपने बेड डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटी, बेड डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटी को माइनस कर देना लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। इसके बाद हेल है। हेल भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के ऊपर डिपेंडेंट होता है, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट भी आ जाती है। ये छोड़ो, उसको डेली आ रहा हो, डेली डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, तो ये ओवरऑल डिजीज के बर्डन के लिए होता है। इसमें नंबर ऑफ ईयर्स लॉस्ट टू द इल हेल्थ, डिसेबिलिटी और अर्ली डेथ, इसको क्या बोलते हैं? हम डेली बोलते हैं। और एक डेली क्या होता है? 1 लॉस्ट ईयर ऑफ हेल्थी लाइफ आ जाएगा, ठीक है। बाकी हेल्थ केयर यूटिलाइज डिलीवरी इंडिकेटर, अब डिलीवरी इंडिकेटर के अंदर पॉपुलेशन आ जाती है, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो, डॉक्टर नर्स रेशो, पॉपुलेशन बेड रेशो, पॉपुलेशन टीबीए ट्रेडिशनल बर्थ रेशो, तो डॉक्टर पॉपुलेशन ये नोट कर लेना, डॉक्टर पॉपुलेशन। इसके बाद है यूटिलाइजेशन रेट। यूटिलाइजेशन रेट के अंदर आपने ये वो इंडिकेटर होते हैं जिससे आप हेल्थ सर्विसेज की यूटिलाइजेशन का पता लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कितने इन्फेंट है जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है 9 EPI डिजीज के खिलाफ, या कितने प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन के जो कि फैमिली प्लानिंग को यूज कर रही है, या बेड ऑक्यूपेंसी रेशियो आइडियली 85 होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 93 होती है, ठीक है। बाकी हम इसके अलावा छोड़ देते हैं। अच्छा, जो जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी होती है, इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड द मेंटल हेल्थ के अंदर आना शुरू हो जाती है, ओके। इसके बाद हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर आना शुरू हो जाते हैं। एलोकेशन ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज, इट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ पॉलिटिकल कमिटमेंट, पॉलिटिकल के अंदर आपकी एलोकेशन ऑफ एडिक्वेट आना शुरू हो जाती है। आगे परसेंटेज ऑफ GDP या GNP, पाकिस्तान का कितना खर्च होना चाहिए टोटल हेल्थ पे? 5% आना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में 1% से भी ज्यादा है, ठीक है, ये भी हो जाएगा। बाकी डायमेंशन ऑफ हेल्थ बेकार है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी आ जाती है, जबकि उसके अंदर निमोनिक है, भाई के आपके लावर, ओके। इसमें आ जाएगा आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ आ जाता है, इनकम आ जाती है, नॉलेज आ जाती है, एजुकेशन वगैरह आपको देखने को मिल सकती है। नॉलेज के अंदर अडल्ट लिटरेसी रेट प्लस मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग आ जाएगा, ओके। और जो हमारा HDI होता है ना, ये तकरीबन मैक्सिमम होता है, हाई होता है 0.8, और जो कम होता है 0.5 होता है, और जो मीडियम वाला 0.5 से लेकर 0.799 तक जाता होता है। इसके बाद जो मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल है, मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल का मेमो होता है पैग MMC है, ठीक है, पैग है, ओके। तो P से क्या होगा? पॉवर्टी आ जाएगा, E से आपका एजुकेशन आ जाएगा, ओके। G से आपका क्या आ जाएगा? जेंडर इक्वलिटी आ जाएगा, MMC, ओके। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आ जाएगा, ओके। M से मैटरनल हेल्थ को इंप्रूव करना। इसके अलावा C से क्या हो जाएगा? C से नहीं, बल्कि मैंने कैसे रट्टा मारा था, MMA से रट्टा मारा था, ओके, एड्स आ जाएगा। बाकी 7 के अंदर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और 8वें में आपको देखने को मिलेगा ग्लोबल पार्टनरशिप आपको देखने को मिल सकती होती है, ठीक है। अब हेल्थ रिलेटेड गोल कौन कौन से होती है, ओके। दूसरा और तीसरे के अलावा बाकी सारे ऑलमोस्ट हेल्थ से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, दूसरा प्राइमरी एजुकेशन और तीसरा जेंडर इक्वलिटी के लिए है, तो ये आपके हेल्थ से रिलेटेड नहीं होती, बाकी आपको सारे देखने को मिल सकते हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल होते हैं 17 होते हैं, इसमें जो थर्ड वाला है ना, थर्ड वाला वो हेल्थ से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, गुड हेल्थ एंड द वेलबींग रिलेशनशिप, बाकी को वैसे छोड़ दो, बाकी हमारा इतना ज़्यादा काम का नहीं है, ओके। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा हो गया है। इसके बाद हम जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज लुइस पास्चर ने बनाई थी। सबसे पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के खिलाफ बनी थी। कोच फिनोमिना ट्यूबरक्लोसिस को बोलते हैं। करंटीना ऑफ येलो फीवर तो कितना होता है? 6 डेज तक होता है। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ तो कॉलरा होती है। जॉनसन ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी है। अब आइसोलेशन और करंटीना में क्या फर्क होता है? आइसोलेशन के अंदर अपनी सेपरेशन करनी है केसेस की, इसमें हेल्दी कॉन्टैक्ट ऑफ इंडिविजुअल को करना होता है, ठीक है। जो हमारी आइसोलेशन होती है इसमें केसेस को अपने करना होता है, केसेस के लिए की जाती है, दूसरे लोगों के लिए की जाती होती है। इसमें प्रिवेंशन सेकेंडरी और ट्रीटमेंट है, इसमें आपकी प्राइमरी प्रिवेंशन है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, ये टिल रिकवरी है, जबकि ये मैक्सिमम इनक्यूबेशन पीरियड तक की जाती होती है। जैसे येलो फीवर की 6 दिन तक की जाती है। इसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल होते हैं एड्स, टीबी, लेप्रोसी, मलेरिया। हॉरिजॉन्टल के अंदर SAP1, 2 और प्राइमरी हेल्थ केयर आ जाता है। कम्युनिटी डायग्नोसिस के अंदर आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेट और रेशियो, दो तमाम फैक्टर जो कि हेल्थ प्रॉब्लम को इन्फ्लुएंस करते होते हैं। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज को आप कोहॉर्ट स्टडी से देखते हैं, उसमें 2 फेजेस है, प्री पैथोजेनेसिस और पैथोजेनेसिस आना शुरू हो जाएगा। एपिडेमियोलॉजी ट्रायड के अंदर एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो सेंटिनल सर्विलेंस होती है मिसिंग केसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, और जो ऑलरेडी नोटिफाइड केसेस उनको
सप्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। डिजीज एलिमिनेशन के अंदर आपने क्या करना है, कंप्लीट इंटरप्शन और ट्रांसमिशन है, लेकिन ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के अंदर परसिस्ट कर रहा होता है लेकिन इंटरप्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं रीजनल एलिमिनेशन। डिजीज इरेडिकेशन के अंदर कंप्लीट एक्सटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ग्लोबल इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स तो ये 8 मई 1980 को हो चुकी थी। इसके बाद है कि देयर आर 4 लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। प्राइमोर्डियल के अंदर क्या होता है कि प्रिवेंशन ऑफ इमर्जेंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर इन द पॉपुलेशन जिसके अंदर अपीयर नहीं हुए। प्राइमरी प्री पैथोजेनेसिस के अंदर होती है, रिस्क फैक्टर मौजूद है लेकिन डिजीज डेवलप नहीं हुआ। सेकेंडरी जो कि अर्ली पैथोजेनेसिस के अंदर होती है, इसमें आपने प्रोग्रेशन को रोक देना, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना। इसमें जो टर्शियरी वाली आ जाती है इसमें आपने क्या करना है, लेट पैथोजेनेसिस फेज के अंदर करनी होती है। 5 मोड ऑफ इंटरवेंशन ऑफ डिजीज, हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन आ जाती है। बाकी कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी वाला डिजीज, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी और इंपेयरमेंट, हैंडीकैप देखने को मिलेगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ रिहैबिलिटेशन, इसमें मेडिकल रिहैबिलिटेशन में आपने फंक्शन को रिस्टोर करना होता है, फॉर एग्जांपल हियरिंग एंड इंडेफ है। जो ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन है इसमें आपने इंडिविजुअल एबिलिटी टू परफॉर्म नेसेसरी डेली एक्टिविटीज पर अपने फोकस करना है। वोकेशनल के अंदर आपने रिस्टोरेशन ऑफ कैपेसिटी टू अर्निंग अ लाइवलीहुड ये आ जाएगा। सोशल के अंदर रिस्टोरेशन ऑफ फैमिली एंड द सोशल रिलेशनशिप। साइकोलॉजिकल के अंदर रिस्टोरेशन ऑफ पर्सनल डिग्निटी और कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा। मेडिकल, ऑक्यूपेशनल, वोकेशनल, सोशल और आपका आ जाएगा साइकोलॉजिकल। WHO 7 अप्रैल 1948 को बनी थी। WHO का दिन होता है तकरीबन वर्ल्ड हेल्थ डे, जबकि 1947 को यूनिसेफ था। इसके बाद 2 मेजर पॉलिसी WHO की जिसने WHO कॉन्फ्रेंस का नंबर 1 अल्मा-अता कॉन्फ्रेंस 1978 ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर और ग्लोबल स्ट्रेटेजी ऑफ हेल्थ फॉर ऑल 2000 में आई थी। और मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल कब आए थे हमारे, ये भी 2000 में आए थे, 2015 तक आपको ये देखने को मिलते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ WHO है कि अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ बाय ऑल इंडिविजुअल है, ठीक है। WHO के 195 मेंबर स्टेट है, 2 एसोसिएट मेंबर। इसके बाद यूनिसेफ ने गोबी एफएफ की स्कीम बनाई थी, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ORS, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मीजल्स, डिप्थीरिया, पोलियो आ जाएगा। आइसबर्ग ऑफ फिनोमेना ऑफ डिजीज रिलेटेड विद स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है, ठीक है। इसमें जो फ्लोटिंग टिप होती है फिजिशियन देखता होता है। सबमाइट पोर्शन क्या होती है, ओके। इसमें हिडन पोर्शन देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल जो लेटेंट इन अपेरेंट या डायग्नोस केसेस होते हैं। लाइन ऑफ डिमार्केशन इन दोनों के दरमियान में देखने को मिलती है, पेरेंट और इन अपेरेंट केसेस के दरमियान। और जो सबमाइट पोर्शन के अंदर जो डिजीज होती है इसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एनीमिया, मैलन्यूट्रिशन या मेंटल इलनेस हो जाती है। आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिजीज MTR से शो नहीं होता। मीजल्स, टेटनस, रूबेला और रेबीज आ जाएगा। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट इज द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस एंड द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ एस्टिमेटिंग द बर्डन ऑफ अ डिजीज। केस फेटालिटी रेट में किलिंग पावर ऑफ डिजीज आ जाती है, जो रेबीज का 100% है, येलो फीवर का 80% आ जाता है। ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस्ट, तो इसमें एक्सपेक्टेड लाइफ एट विच और माइनस आना चाहिए था यहाँ पे, एज एट विच डेथ अकर्स, तो मेल की 66 और फीमेल की 67 होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव मोर्टेलिटी इंडिकेटर डेली क्या होता है, ईयर्स ऑफ ओवरऑल बर्डन ऑफ डिजीज। तो इसमें क्या होता है कि ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट ड्यू टू ओके इलनेस हो गया, अर्ली डिसेबिलिटी और डेथ आना शुरू हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसको बोलते हैं हम डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी को सुलिवन इंडेक्स बोलते हैं। 5% GDP खर्च होना चाहिए हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर। बेड ऑक्यूपेंसी रेशियो में कितने बेड ऑक्यूपाई हो रहे कितने अवेलेबल है, तकरीबन होना चाहिए 85, लेकिन पाकिस्तान में 93 है। पीकी वाला इल आ जाएगा। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर ऑफ एज और लिटरेसी रेट आना शुरू हो जाएगा। बाकी HDI को छोड़ देते हैं, ओके। अब HDI में लॉन्गेविटी, इनकम और नॉलेज देखने को मिल सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा GNP पे डिपेंड करती है। 8 मिलियन डेवलपमेंटल गोल होते हैं, दूसरा तीसरा रिलेटेड नहीं होता। 17 आपके सस्टेनेबल होते हैं, इसमें आपका तीसरा गोल रिलेटेड होता है। पर कैपिटा इनकम है, टोटल इनकम इन स्पेसिफिक एरिया, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 2.5 से, अगर वेट कम हो तो वो लो बर्थ बेबी कहलाएगा, ठीक है। तो हमने तकरीबन प्राइमरी हेल्थ केयर वाले चैप्टर भी रिवाइज कर लिया। इसके अलावा पहले 2 चैप्टर भी रिवाइज कर लिया है, ओके। तो अब हम जाते होते हैं बायोस्टैट और टैपोग्राफी वाले चैप्टर की तरफ, ठीक है, ओके। फिर हम वापस एपिडेमियोलॉजी वाले चैप्टर की तरफ आएंगे, या फिर पहले हम MCH वाला चैप्टर देख लेते हैं, ओके। मदर एंड द चाइल्ड हेल्थ केयर, और मेरे ख्याल से इन्होंने ना इसी में MCH के अंदर ही ना फैमिली प्लानिंग वाला भी इंक्लूड कर दिया है, ओके। तो हमें पहले फैमिली प्लानिंग वाला देखना चाहिए। फैमिली प्लानिंग के डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग और लिविंग दैट इज अडॉप्टेड वॉलंटरली अपॉन द बेसिस ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन। तो ये डेफिनेशन बहुत बेकार डेफिनेशन है। एलिजिबल और टारगेट कपल में क्या होता है, टारगेट कपल के 2 से 3 बच्चे होंगे। एलिजिबल कपल में जो करंटली मैरिड कपल है जिसमें जो फीमेल होती है रिप्रोडक्टिव एज के अंदर होती है 15 से लेकर 45 के दरमियान में होती है। 20% 15 से लेकर 24 के अंदर आ जाते हैं। एडोलेसेंस 10 से लेकर 19 साल को बोलते हैं। आगे कैफेटेरिया चॉइस है, काउंसलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो मिमोनिक गैदर जी से आपने क्या करना है, ग्रीट करना क्लाइंट को। उसके बाद आपने पूछना है फैमिली प्लानिंग के बारे में, आपने बताना तमाम प्रोडक्ट मेथड के बारे में, ओके। एच से क्या हो जाएगा, एच से आपने हेल्प करनी है टू मेक अ डिसीजन। उसके बाद एक्सप्लेन करना है क्लाइंट को कैसे यूज करना, और लास्ट में रिटर्न और फॉलो अप आना शुरू हो जाएगा। बाकी फैमिली प्लानिंग का डिफरेंट मेथड लिखे हुए हैं। यहाँ पे एक चीज फॉलो होगी जिसका नाम है अनमेट नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग है, वो आगे बताता हूँ क्या चीज़ है। क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं, आपने 2 में डिवाइड कर देना। स्पेसिंग मेथड हो जाता है और टर्मिनल मेथड है, हाँ ठीक है, ओके। और जो स्पेसिंग मेथड है, स्पेसिंग मेथड के अंदर आपके बैरियर मेथड है। बैरियर में फिजिकल, केमिकल और कंबाइंड आना शुरू हो जाएगा। फिजिकल में कॉन्डम, डायफ्राम, वेजाइनल स्पॉन्ज है। केमिकल में स्पर्मी स्टैंड आ जाता है। इंट्रा यूट्राइन कंट्रोसेप्टिव डिवाइस को आपने 3 में डिवाइड कर देना।
जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड और थर्ड है। फर्स्ट वाले को नॉन मेडिकेटेड भी कहते हैं, जो सेकंड और थर्ड उसको मेडिकेटेड भी कहते हैं। सेकंड के अंदर कॉपर टी और थर्ड वाले के अंदर प्रोजेस्टेरोन आ जाती है। हार्मोनल मेथड है जिसमें ओसीपी और कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोजेस्टेरोन ओनली पिलाना शुरू हो जाएगा। पोस्ट कॉन्सेप्चुअल पी मेथड है। मिसलिनियस में बीएमआर एब्स्टिनेंस क्वाइटिस इंटरप्टस या टर्मिनल मेथड है, इसमें मेल स्टीरिलाइजेशन है और फीमेल स्टीरिलाइजेशन है। मेल के अंदर वेजेक्टमी और फीमेल के अंदर ट्यूबल लाइगेशन आना शुरू हो जाती है। क्लियर, तो ये आ जाएगा। बाकी बैरियर मेथड के अंदर जो कॉन्डम है ना, कॉन्डम का फेलियर रेट 10 से लेकर 12% होता है ड्यू टू इम्प्रॉपर यूज। डायफ्राम से ये नोट कर लेना कि डायफ्राम को यूज करने की वजह से फीमेल के अंदर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। ओके, केमिकल मेथड का मिमोनिक है, एफसीएस है, फॉर्म्स, क्रीम, सॉल्युबल, फेम्स और सपोजिटरी आना शुरू हो जाती है। इसके बाद आ जाते हैं आईयूसीडी, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। दो में डिवाइड करते हैं, नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड। दोनों मेडिकेटेड फर्स्ट जनरेशन होती है, पॉलीथाइलिन से बनी हुई होती है, लिप्स लूप्स की फॉर्म में, कॉइल की फॉर्म में, स्पाइरल होती है लिप्स लूप, इसकी क्लासिकल एग्जांपल होती है। एस शेप डिवाइस होती है, पॉलीथाइलिन से बनी हुई होती है, नॉन टॉक्सिक होती है। ठीक हो गया, बाकी छोड़ देते हैं। सेकंड जनरेशन की तरफ आ जाते हैं। सेकंड जनरेशन वाली मेडिकेटेड होती है, इसमें आपको कॉपर देखने को मिलता है जो कि एंटी फर्टिलिटी है। पहले कॉपर टी या कॉपर टी 200 तक यूज होता था। बाकी इसके एडवांटेजेस देख लो। एडवांटेजेस देखिए, नंबर वन के कॉपर टी का लो एक्सपेल्शन रेट होता है। नंबर टू, इसके साइड इफेक्ट रिलेटिवली कम होते हैं, लाइक ब्लीडिंग पेन इसमें कम देखने को मिलेगा। बाकी इसको नली पैलेस में इजियर टू फिट है और बेटर टॉलरेटेड है। इसके बाद इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस आना शुरू हो जाएगा। पोस्ट क्वाइटल पीरियड के लिए इफेक्टिवनेस है 3 से लेकर 5 दिन ऑफ इस्तेमाल करते हैं, तो ये पोस्ट क्वाइटल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी 5 साल तक हम इफेक्टिव इसके लिए इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद प्रोजेस्टेरोन है। जब प्रोजेस्टेरोन का सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि फायदा ये कि इसको आप हाइपरटेंशन वाले में भी यूज कर सकते होते हैं। बाकी फर्स्ट जनरेशन का मैकेनिज्म क्या होता है? नंबर वन है फॉरेन बॉडी होती है, यूट्रॉन कैविटी में लोकल चेंजेस प्रोड्यूस करेगी। नंबर वन है कि वो लोकल कंडीशन अनफेवरेबल बना देगी। नंबर टू, सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन होगी। नंबर वन, लोकल कंडीशन को अनफेवरेबल बना देना। नंबर टू, सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन करा देना, ठीक है, इन एन एरिया। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन की रिलीज कराना शुरू कर देती है। इसके बाद कॉपर वाला, कॉपर नंबर वन क्या करेगा? सेलुलर रिस्पांस को इनहांस कर देगा एंडोमेट्रियम। नंबर टू, एंजाइम इन यूट्रस को अफेक्ट करेगा। नंबर थ्री, बायोकेमिकल कंपोजिशन और सर्विकल म्यूकस को अल्टर कर देगा। नंबर फोर, स्पर्म्स की मोटिलिटी, कैपेसिटेशन और सर्वाइवल को खराब कर देगा। इसके बाद हार्मोन कंटेनिंग आईयूसीडी, हार्मोन के अंदर जो होती है ना, नंबर वन एंडोमेट्रियल एट्रोफी कराती है। नंबर टू, सर्विकल म्यूकस की विस्कोसिटी को बढ़ा देती है। नंबर थ्री, स्पर्म्स को एंटर नहीं होने देती। ठीक है, अब इसके बाद इसकी आप जो कॉम्प्लिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव है। एब्सोल्यूट के अंदर है कि अगर प्रेगनेंसी हो गया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, या कोई प्रीवियसली आपको कोई कैंसर की हिस्ट्री है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, कैंसर ऑफ सर्विक्स या ब्लीडिंग है, तो आपने इस्तेमाल नहीं करना। बाकी रिलेटिव के अंदर सिस्टेमिक डिजीज लिखे हुए, लाइक एनीमिया, हेमरेज है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की है। ठीक है, अब इसके बाद अच्छा ये तो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, जो टर्मिनल मेथड है ना, वो मेल के अंदर स्टेरिलाइजेशन और फीमेल के अंदर कौन कौन से होती है? ओके, ट्यूबल लाइगेशन, मिनी लैप्रोटमी, लैप्रोस्कोपी, कॉलपोटमी आ जाती है। तो जो स्टेरिलाइजेशन के बाद आपने क्या एडवाइस देनी है? पोस्ट ऑपरेटिव एडवाइस। तो नंबर वन है कि आपने कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करनी है अंटिल ए स्पर्मिया। ओके, बिकॉज जो आपको 30 इजैकुलेशन चाहिए स्पर्मिया के लिए, तो आपने क्या यूज करना है? कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना है। नंबर टू, आपने नहाना नहीं है 24 घंटे के लिए। नंबर थ्री, आपने स्क्रोटल सपोर्ट पहनना है। नंबर फोर है कि आपने साइड को क्लीन और ड्राई रखना होता है। नंबर फाइव, इसमें साइकिलिंग या वेट लिफ्टिंग नहीं करनी 15 दिन तक। और लास्ट में आपने स्टिचेस को रिमूव करना है 5वें दिन के ऊपर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। बाकी इवैल्यूएशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, तो पहला आ जाएगा पल्स इंडेक्स और दूसरा लाइफ टेबल एनालिसिस है। पहला है पल्स इंडेक्स। पल्स इंडेक्स को बोलते हैं ओके नंबर ऑफ फेलियर या नंबर ऑफ फेलियर पर 100 वुमेन ईयर ऑफ एक्सपोजर। नंबर ऑफ फेलियर पर 100 वुमेन ईयर ऑफ एक्सपोजर, और एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आपने 1200 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, तो टोटल एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी कितनी हो रही है, टोटल नंबर ऑफ एक्सपोजर कितना है, तो उसको बोलते हैं पल्स इंडेक्स है। लेकिन पल्स इंडेक्स को हम स्पेसिफिक ड्यूरेशन को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी लाइफ टेबल एनालिसिस ये फेलियर रेट होता है फॉर ईच मंथ ऑफ यूजर से आप कंपेयर कर सकते हो, कंपैरेटिव स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी नेचुरल मेथड में है आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर, कैलेंडर मेथड है। ठीक है, शॉर्टर साइकिल वाला इसको छोड़ देते हैं। ओके, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में। तो रिप्रोडक्टिव में पहला मैटरनल मॉर्बिडिटी के अंदर आपकी क्या जाती है? डिजीज आ जाती है। मैटरनल मोर्टेलिटी के अंदर आपके आगे डेथ आ जाती है। ठीक है, तो मॉर्बिडिटी, डिजीज, मोर्टेलिटी, आपकी डेथ आ जाती है। तो मैटरनल डेथ क्या होती है? मैटरनल डेथ इज द डेथ ऑफ द वुमन, और ये जब प्रेगनेंसी में या विद इन 42 डेज ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में या विद इन 42 डेज ऑफ प्रेगनेंसी में आपको देखने को मिल सकती है, इरिस्पेक्टिबल ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द साइट ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम एनी कॉज रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी और मैनेजमेंट। लेकिन एक्सीडेंट या इंसिडेंटल कॉजेज की वजह से नहीं होती। ओके, ठीक हो गया। अगर ये 42 दिन के बाद देखने को मिले तो उसको मैटरनल डेथ नहीं कहेंगे, बल्कि वो बोलेंगे इसको हम लेट मैटरनल डेथ कहेंगे। जबकि प्रेगनेंसी में क्या होती है? विद इन द 42 या वाइल प्रेग्नेंट, ये आपको देखने को मिल सकती है, इसको प्रेगनेंसी रिलेटेड डेथ कहते होती है। ठीक हो गया, इरिस्पेक्टिव ऑफ कॉज ऑफ द डेथ। ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ कॉज ऑफ द डेथ। लेकिन यहाँ पे कॉज था मैटरनल डेथ के अंदर, यहाँ पे कोई कॉज ही नहीं है। बाकी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के अंदर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ वुमेन डाइंग इन प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ ओवर 1 लाख वुमेन इन रिप्रोडक्टिव है। ठीक है,
तो एक बात देख लेना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो में क्या होता है। इसमें जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के अंदर जो डिनोमिनेटर है ना वो वुमेन है रिप्रोडक्टिव एज में, जबकि वहाँ पर क्या नंबर ऑफ लाइफ बढ़ता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो के अंदर। तो उसको देरों को आपने ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद आ जाते हैं कॉजेस ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। तो इसमें आपका हैमरेज है, हाइपरटेंशन की वजह से सबसे ज़्यादा हैमरेज। नंबर 2 हाइपरटेंशन आ जाती है। नंबर 3 पुरपोरियल सेप्सिस जो कि पोस्टमार्टम में होता है, ठीक हो गया। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन की वजह से होता है। नीमिया हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, मैल न्यूट्रिशन हो गया, एनेस्थीसिया की वजह से हो गया। कंट्रीब्यूटरी में लाइक आपका कोई प्री एग्जिस्टेंट डिजीज की वजह से हो सकती है। अब अपने एमएमआर को कम कैसे करना चाहिए, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट डिले होती है। नंबर 1 डिले है कि आपने हेल्थ केयर सर्विसेज को हासिल करने में अपने टाइम ज़्यादा लगा लिया, टाइम टू डिसाइड या टाइम टू डिसाइड सीकिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। नंबर दूसरा डिले होगा टाइम टू रीच मेडिकल फैसिलिटी। नंबर 3 और टाइम टू रिसीव एडिक्वेट ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लेना। इसके बाद हम आ जाते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरफ। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में नंबर 1 है कि अगर एज 18 से नीचे या 35 साल से ऊपर है, प्राइमरी ग्रेविडा या प्री मेचोरिटी 37 से नीचे या पोस्ट मेचोरिटी 41 से ज़्यादा, ग्रैंड मल्टीपैरा 5 से ज़्यादा बच्ची है, शॉर्ट स्ट्रेचर है 5 फीट से कम है, या 135 का भी नोट कर लेना, ट्विन प्रेगनेंसी या फिर उसका अनीमिया है, हाइपरटेंशन है, प्रीवियस हिस्ट्री है, टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी या कोई डिजीज़ है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी वाला। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं एमसीएच के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं। अच्छा, एमसीएच के अंदर एंटीनेटल, इंटरनेटल, पोस्ट नेटल आना शुरू होती है। एंटीनेटल के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर आपने केयर करनी होती है। इसमें आपने क्या करना होता है, हेल्दी मदर हेल्दी बेबी एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। तो इसमें आपने प्रमोट करना हेल्थ को, हाई रिस्क केसेस को आइडेंटिफाई करना, ट्रीट करना, कॉम्प्लिकेशन को पहले से देख लेना और प्रिवेंट करना होता है। अब इसकी चीज़ें की तरफ आ जाती है। इसका जो 4 विजिट होते हैं, ओके, आइडियली इसके 12 विजिट होते हैं, लेकिन मिनिमम 4 विजिट होते हैं। नंबर 1 क्या होगा, नंबर 1 जो विजिट है 12 वीक से पहले, जो दूसरा विजिट है 14 से लेकर 26, तीसरा 28 से लेकर 34 और चौथा 36 से लेकर टर्म्स तक, ठीक है। दोबारा बता दूं, पहला एज सुन एज पॉसिबल बिफोर द 12, जिसमें आपने क्या करना है, प्रेगनेंसी को कंफर्म करना होता है। दूसरा आपको आ जाएगा 14 से लेकर 26 तक आ जाएगा, ठीक है। ओके, तीसरा 28 से लेकर 34 है, और लास्ट वाला आपको 36 से लेकर उसमें देखने को मिलेगा। पहले के अंदर आपने क्या करना है, प्रेगनेंसी को आपने कंफर्म करना होता है। दूसरे के अंदर आपने बेस लाइन हेल्थ प्रोफाइल चेक करनी है। तीसरे के अंदर अपने पोजीशन को, प्रेजेंटिंग पार्ट को देखना होता है। लास्ट में क्या हो जाएगा, टाइम देखना कि किस टाइम पे डिलीवरी वगैरह करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे रूटीन एट द फर्स्ट विजिट है, तो फर्स्ट विजिट पे क्या क्या रूटीन वगैरह होती है। ओके, तो इसमें आपने प्रेगनेंसी को कंफर्म करना, वही ऊपर चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। अब आता है प्री नेटल एडवाइस। हो गया, प्री नेटल एडवाइस, एंटी नेटल एडवाइस हो गया। तो उसमें डाइट आ जाती है कि डाइट जो वेट गिना 10 से लेकर 12 या 9 से लेकर 11 केजी का होता है। इसके अलावा जो किलो कैलोरी है टोटल प्रेगनेंसी के लिए 60 के होती है। और अगर बात करें स्पेसिफिकली तो 350 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा होती है, और 550 वाली लैक्टेशन पीरियड में आपको देखने को मिलती होती है। ओके, पर्सनल हाइजीन करनी है, ड्रग्स वगैरह नहीं लेनी, इम्यूनाइजेशन वगैरह करवा लेनी है, ठीक है, टेटनस टॉक्साइड की। बाकी लेबॉरेटरी और डायग्नोस्टिक के नंबर अनीमिया देखना है, अगर 11 ग्राम से कम है तो अर्ली अनीमिया आ जाएगा। आरएच फैक्टर देना, आरएच फैक्टर को प्रिवेंट करने के लिए आपने क्या करना है, एंटी आरएच ग्लोबुलिन देनी है 200 से लेकर 300 माइक्रोग्राम एट 28 से लेकर 34 वीक्स। इसके बाद टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी है, ओके, या जर्मन मीजल्स या रुबेला से आपने बचना होता है, क्लियर, ठीक है। तो उसका निमोनिया का गार्ड है, जर्मन मीजल्स, एनीमिया, रिमेटिक, आरएच फैक्टर और जीटी से क्या आ जाएगा, टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी आना शुरू हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद आ जाती है, अच्छा, एक मिडवाइफ होती है 100 बर्थ और 3 के पीपल के लिए। डोमिसिलरी केयर या मिडवाइफ सर्विसेज क्या होती है, ऐसी सर्विसेज जो कि एट द होम प्रोवाइड की जाती है, उसको डोमिसिलरी केयर कहते हैं। ये उनके लिए होता है जिनकी नॉर्मल ऑप्स हिस्ट्री होती है माँ की, और उनको डोमिसिलरी केयर रखवाई जाती होती है। ट्रेंड डाई या जो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट होती है वो करती होती है। अब हम इसकी तरफ आ जाती है। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल केयर और डोमिसिलरी केयर में क्या फ़र्क होता है, इसका डिफरेंस आपको आगे जाके मिलेगा, क्लियर। तो आगे हम आ जाती है, ओके, तो ये डिफरेंस है, यहाँ से देख लो। ओके, द मदर विद अ नॉर्मल ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री मे बी एडवाइज टू हैव देयर कन्फाइनमेंट एट देयर होम। उनकी डिलीवरी घर पे हो बाय द ट्रेन डाइट, उसको बोलते हैं हम डोमिसिलरी। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल केयर है वो ऐसी फीमेल के लिए होती है जिनकी नॉर्मल ऑब्स हिस्ट्री नहीं है, अब नॉर्मल ऑब्स हिस्ट्री है, उनके हॉस्पिटल में जाना पड़ता है फॉर डिलीवरी होती है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होते हैं, अब इसके जो एडवांटेजेस है उसके डिसएडवांटेजेस है। नंबर 1 है कि जो डोमिसिलरी केयर के अंदर जो माँ होती है, जो मदर होती है, उसकी डिलीवरी फैमिली सराउंडिंग के अंदर होती है। नंबर 2 लेस एप्रीहेंशन है। नंबर 3 क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस या नोजिया कॉमन इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा होती है। माँ अपने बच्चों पर नजर रख सकती होती है। डिसएडवांटेज है कि यहाँ माँ को लेस मेडिकल या नर्सिंग सुपरविजन मिलती होती है, लेस रेस्ट करने का टाइम मिलेगा, उसको ज्यादा काम पे लग जाना पड़ेगा। उसके बाद है कि उसकी डाइट भी नेग्लेक्टेड हो सकती है। तो मेडिकल डिक्रीज रेस्ट और डिक्रीज डाइट, इनको ऑपोजिट कर दो तो आपका ये इंस्टीट्यूशनल केयर बन जाएगा, ओके। इसके बाद रूमिंग इन है। रूमिंग इन में क्या होता है, रूमिंग इन में क्या होता है कि आपने बेबी की क्रिब को रख देना बाय द साइड ऑफ द मदर। तो उससे फायदा क्या होता है, माँ को मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है। नंबर 2 जल्दी से आसानी से वो ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है। नंबर 3 उसका फियर ऑफ मिसप्लेसमेंट नहीं होगा। नंबर 4 चाइल्ड फैमिलियर हो जाएगा माँ के साथ। इसके बाद है एपीजीआर स्कोर। एपीजीआर स्कोर ये रिससिटेशन के लिए आता होता है। इसमें ए से एक्टिविटी, पी से पल्स, जी से ग्रीमेस आ जाएगा, ए से पेरेस और आर से रिस्पायरेशन है, ठीक हो गया। जो मिनिमम स्कोर होता है ना वो 0 से लेकर 3 है, मॉडरेटली 4 से लेकर 6 और एक्सीलेंट वाला 7 से लेकर 10 देखने को मिलेगा, ओके। 0 से लेकर 3, 4 से लेकर 6 और 7 से लेकर 10 वाला, ओके। अगर स्कोर 5 से लेकर कम है तो आपने प्रॉम्प्ट एक्शन, फौरन ही आपने एक्शन लेना होता है, क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ओके। बाकी केयर ऑफ द कोड है, इसको छोड़ दो, बर्थ वेट वाला इसको छोड़ देते हैं। बाकी हम आ जाते हैं ग्रोथ चार्ट की तरफ आ जाते हैं, ओके। अच्छा, यहाँ पर प्री टर्म बेबी है। प्री टर्म बेबी 37 से और पोस्ट वाला 42 के बाद आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। प्री टर्म वाला जो कि 37 से पहले पैदा होते हैं, ठीक है, ओके। और
जो नॉर्मल टर्म होता है 37 और 42 के दरमियान में होता है, ठीक है। आगे कैलकुलेशन हम लो बर्थ वेट उसको छोड़ देते होते हैं। अब ग्रोथ चार्ट की तरफ आ जाते हैं। ग्रोथ चार्ट में क्या होता है, ग्रोथ चार्ट डेविड मॉर्ली ने बनाया था। तो इसमें ग्रोथ चार्ट को हम वेट फॉर एज चार्ट या रोड टू हेल्थ चार्ट भी कहते होते हैं। इसके अंदर दो कर्व होती है, अपर वाली 50 परसेंटाइल के लिए होती है, लोअर वाली होती है 3rd परसेंटाइल के लिए होती है। इसके बाद जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं रोड टू हेल्थ चार्ट, और उसको वेट फॉर एज भी कहते हैं। यानी जो यहाँ पर एक्स एक्सेस होगा वहाँ पे एज होती है मंथ्स में, और वाई एक्सेस के ऊपर आपको वेट इन केजी देखने को मिलेगा, ठीक है। ग्रोथ चार्ट के फायदे क्या होते हैं, यूजेस ऑफ ग्रोथ चार्ट, तो उसका मेमोनी का GDP-T है, ओके। तो जी से क्या होगा, ग्रोथ मॉनिटरिंग हो जाएगा। डी से डायग्नोस्टिक टूल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, प्लानिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम, इवैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। आगे टूल फॉर एजुकेशन, टूल फॉर टीचिंग और टूल फॉर इवैल्यूएशन, एक्शन इवैल्यूएशन टीचिंग, तो इनके लिए हम इस्तेमाल कर सकते होते हैं। प्लानिंग एजुकेशन वाला इनके लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये तो हो गया ग्रोथ चार्ट के फायदे हैं, ओके। बाकी आ जाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे क्या होते हैं। नंबर 1 ब्रेस्ट फीडिंग का फायदा ये कि बच्चे के लिए क्या, बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है, क्लीन होता है, हाइजीनिक होता है, मेल न्यूट्रिशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, ओके। इजीली डाइजेस्टेबल होता है, माइक्रोबियल फैक्टर होते हैं, एंटी माइक्रोबियल फैक्टर होते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं, बेसिडिटी भी कम से कम होगी, इसमें वाइटामिन कंटेंट वाइटामिन के रिलेटिवली कम होता है। फॉर मदर, मदर के लिए क्या है, मदर के लिए क्या, चाइल्ड स्पेसिंग करवा देगा बाय प्रोलॉन्गिंग द पीरियड ऑफ इनफर्टिलिटी, या यूट्रस की इन्वोल्यूशन करवा देगा, मास्टाइटिस को प्रिवेंट कर देगा, ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट कर देगा, क्लोज रिलेशनशिप होगा बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होती है। बाकी कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, तो इसमें हाई फीवर, सेप्टिसीमिया, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट कैंसर, किडनी डिजीज, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, क्लियर। बाकी आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा, ओके, वीनिंग वाला टॉपिक है, ओके। वीनिंग वाला, वीनिंग क्या होती है, वीनिंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस जिसमें जो चाइल्ड होता है वो फैमिलियर हो जाता है टू द फूड अदर देन ब्रेस्ट मिल्क। तो जो ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग विद अदर फूड, इसको बोलते हैं वीनिंग कहते हैं, ओके। वीनिंग किन किन फूड से हम कर सकते होते हैं, ओके। तो वीनिंग हम काउ मिल से करते होते हैं, क्लियर। सीरियल से कर सकते हैं, बनाना से कर सकते हैं, खिचड़ी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बनाना खिचड़ी है, ओके। दलिया हो गया, इनसे कर सकते हैं, ओके। इम्प्रॉपर वीनिंग की वजह से डायरिया, क्वाशी और कमेरेस्मस देखने को मिल सकता होता है। तो माँ को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए वीनिंग के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं, ओके। ये भी हो जाएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की तरफ आ जाते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो इट इज अ सिंगल, इसके यहाँ पे बता देता हूँ। नंबर 1 इससे हेल्थ स्टेटस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्थ स्टेटस ऑफ इन्फेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते होते हैं। नंबर 1 है कि हेल्थ स्टेटस ऑफ होल पॉपुलेशन, इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम कंपैरिजन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम दूसरे पैरामीटर को भी असेस कर सकते हैं। तो ये सारे इसके फायदे बता दिए मैयर्स टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो नंबर 1 आपने एमसीएच केयर को आपने क्या कर देना है, इफेक्टिव एमसीएच केयर होने चाहिए, ठीक हो गया, ओके। नंबर 2 केयर ऑफ न्यू बॉर्न और गोबी एफएफ, ओके। इसमें गोबी एफएफ को नोट कर लेना, याद करना कि सिलेक्टिव प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर आपने पढ़ा था उसको, ओके। बाकी हम आ जाते हैं, ये तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इसको छोड़ देते हैं, ओके। जब पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट के अंदर क्या होगा, पेरीनेटल मोर्टेलिटी के रेट के अंदर लेट फीटल डेथ आना शुरू हो जाती है और अर्ली न्यूनेटल डेथ आना शुरू हो जाती है। अब लेट फीटल डेथ के अंदर डेथ होती है आफ्टर द 28 वीक, और जो अर्ली न्यूनेटल है ये 7 डे तक होती है। इससे आगे वाला होता है लेट न्यूनेटल, और 28 से आगे क्या होगा, पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं, तो आगे है 1 to 4 मोर्टेलिटी रेट, ओके। अच्छा, जो 1 to 4 मोर्टेलिटी रेट है उसको चाइल्ड डेथ रेट कहते हैं, जबकि अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट को चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, जिसको यूनिसेफ ने यूज़ किया। जबकि चाइल्ड सर्वाइवल रेट के अंदर क्या होगा, इंडेक्स के अंदर क्या होगा, 1000 माइनस अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ठीक हो गया, ये हो जाएगा। बाकी सेम मदरहुड के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूस केयर जो कि माँ को अप्लाई की जाती है फ्रॉम द प्रेगनेंसी थ्रू आउट द डिलीवरी पोस्टमार्टम पीरियड। तो उसमें फैमिली प्लानिंग सर्विसेज भी आ जाती है। इसके अंदर 4 चीज़ें होती है। नंबर 1 फैमिली प्लानिंग, एंटीनेटल केयर आ जाती है, क्लीन एंड सेफ डिलीवरी आ जाएगा, और इसके अलावा एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर आपको देखने को मिल सकती है। बाकी पोस्टमार्टम न्यूनेटल केयर में आ जाएगा निमोनिक अफेयर्स, फैमिली प्लानिंग आ जाएगा, इससे एक्सरसाइज आ जाती है, न्यूट्रिशन और सोशल सपोर्ट आ जाती है, क्लियर। तो ऑलमोस्ट हमने ये तैयार कर लिया है फैमिली प्लानिंग वाला, और ये भी तैयार कर लिया है, ओके। बाकी हम इसको यहाँ से तैयार कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट को जो कि यहाँ से कवर नहीं हुए, ओके। ओके, तो जो मैटरनल मोर्टेलिटी इसके अंदर 2 चीज़ आ जाती है, प्रेगनेंसी रिलेटेड जो कि ड्यूरिंग और 42 डेज के अंदर देखने को मिलेगी, लेट वाली 42 के बाद देखने को मिलेगी। बाकी मेन काज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी हैमरेज और हाइपरटेंशन की वजह से होती है, 18 साल से नीचे और 35 साल से ऊपर, तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी आ जाएगा। मिनिमम की आपको बता चुका पहले, एज सुन एज पॉसिबल 12 से पहले आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा 14 से लेकर 26 तक, इसके अलावा 32 से लेकर 34 और 36 से लेकर टर्म तक आ जाएगा। और जो वेट गिरा 9 से लेकर 11 या 10 से लेकर 12 kg होता है, 60 की एक्स्ट्रा चाहिए होती है प्रेगनेंसी में, 350, और लैक्टेशन में आपको 550 ज़्यादा चाहिए होती है। प्रेगनेंसी में 8 घंटे सोना, 2 घंटे आपने रेस्ट करना होता है आफ्टर द मिड डे मील है। मोस्ट एक्यूरेट गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर गेस्टेशनल रेट तो अल्ट्रासाउंड आ जाएगा। फंडल हाइट 12 में आपकी जो फंडस होती है एब्डोमेन पे आ जाती है, 20 पे आपकी अम्प्लाइकस तक पहुंच जाएगी, 36 तक जीपी स्टैंडर्ड तक पहुंच जाती है। एचबीएस एजिकल इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी हेल्थ के लेवल पे की जाती है। एचबीएस अगर हीमोग्लोबिन 11 से कम है तो इसका मतलब अर्ली एनीमिया है। प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन विद हाई ब्लड प्रेशर, तो ये आ जाएगा प्रीक्लैम्सिया आ जाएगा, ओके। जर्मन मीजल्स इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो आपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना है। थैलिडोमाइड की वजह से डिफॉर्म हैंड और लिम्स आपको देखने को मिलेगी। इफ मदर वाज नॉट इम्यूनाइज्ड अर्लियर तो आपने 2 डोजेस चाहिए, ओके। 16 से लेकर 20 और 20 से लेकर 24 तक आपको चाहिए होते हैं। हेपेटाइटिस बी कैन बी ब्लॉक्ड बाय इमीडिएट पोस्ट डिलीवरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन, और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है। व्हाट आर द 5 क्लींस ऑफ सेफ डिलीवरी, तो इसमें आपका नंबर 1 डिलीवरी, नंबर 2 हैंड्स, नंबर 3 कोड कट करना, टाई करना, स्टम्प करना होता है। कीपिंग द बेबी क्रिप बाय द स्टार्टर मदर, तो उसको हम रोमिंग इन बोलते हैं। मिनिमम रेकमेंडेड, वैसे
चार होती है वैसे, ठीक है। एपीजीआर स्कोर में एक्टिविटी, पल्स, ग्रीमेस, अपीयरेंस और रिस्पायरेशन देखने को मिल सकते हैं। 0 से लेकर 3 सिवियरली डिप्रेस, 4 से लेकर 6 मॉडरेटली डिप्रेस और 7 से लेकर 10 एक्सीलेंट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। इसके बाद है कि इसके बाद फर्स्ट बाथ ऑफ द न्यू बॉर्न इज गिवन आफ्टर अ वीक, तो ये एक हफ्ते के बाद दिया जाता होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि मोस्ट सीरियस काज ऑफ कंजक्टिवाइटिस विद द न्यू बॉर्न, तो ये इनिशियली गोनोकोकस होता है क्योंकि ब्लाइंडनेस करवा सकता है। बीसीजी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एचआईवी पॉजिटिव बॉर्न टू द एचआईवी मदर है। ओके। फिनाइलकेटोनुरिया ऑटोसोमल रिसेसिव न्यूनेटल हाइपोथायरायडिज्म इज द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर जिसको स्क्रीनिंग करनी होती है। डायरिया नंबर 1 किलर ऑफ चिल्ड्रन है। ओआरएस स्टेरॉइड ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि ये प्रोडक्ट को स्टेबल बना देता है, लेस स्टूल आउटपुट होती है। ओआरएस साल्ट वैरायटी थेरेपी होती है। ओके। मालन्यूट्रिशन एक आसबर्ग का फिनोमेनन ऑफ डिजीज है। वास्टिंग इज द फॉर्म ऑफ एक्यूट मालन्यूट्रिशन के अंदर आ जाती है। क्लियर। जबकि स्टंटिंग क्या होती है, क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन के लिए होती है। बाकी फास्ट ब्रीदिंग का क्राइटेरिया 2 महीने से कम है तो 60, अगर 2 से लेकर 12 तो 50 और 12 से लेकर 5 साल तक है तो वो 40 तक आ जाएगा। मिनिमम रिकमेंडेड वेट ऑफ द न्यू बॉर्न 2.5 होना चाहिए। प्री टर्म का मतलब है 30 साल से पहले, टर्म 30 साल से 42, पोस्ट टर्म का मतलब 42 के बाद देखने को मिलेगा। स्मॉल फॉर डेड बेबी में बेबी का जो वेट होता है वो 10% से कम देखने को मिलता है। क्लियर। बाकी जो ग्रोथ चार्ट, वेट फॉर एज, रोड फॉर हेल्थ कहते हैं, जिसमें जो चाइल्ड की हाइट इज प्लेस्ड इन द ग्रोथ चार्ट को छोड़ देते हैं। उसके बाद है कि 50% अपर कर्व होती है, नीचे वाली आपको थर्ड में देखने को मिलती है। डेविड मॉर्ली ने बनाया था। ओके। एट बर्थ हेड सर्कमफ्रेंस 34 होता है, 2 सेंटीमीटर बड़ा होता है, ठीक है। चेस्ट सर्कमफ्रेंस है। मेजरमेंट ऑफ द वेट एंड द रेट ऑफ गेन इन द वेट, तो ये बेस्ट पैरामीटर फॉर फिजिकल हेल्थ असेसमेंट है। बाकी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक करनी होती है। वीनिंग इसके बाद करनी है। एनर्जी कंटेंट ऑफ मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क का 65 होता है। प्रोटीन कंटेंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क 1.1 ग्राम होता है। लैक्टेशन कंट्रीब्यूट टू द चाइल्ड न्यूट्रिशन फॉर 18 मंथ आ जाएगा। ओके। इसके बाद विनिंग 16 के बाद आपने स्टार्ट करनी होती है। इसके बाद न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट में अगर 1 वीक है तो अर्ली आ जाएगा। इसके बाद 1 से लेकर 4 है तो लेट आ जाएगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन काज न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट तो प्री टर्म बर्थ आ जाएगा। बाकी पोस्ट न्यू नेटल है, न्यू नेटल को छोड़ देते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द सिंगल लार्जेस्ट कैटेगरी होता है। पेरी नेटल में लेट फीटल डेथ यानी 28 से लेकर 7th कंप्लीटेड तक आ जाती है। क्लियर। पेरी नेटल में लेट फीटल डेथ और अर्ली न्यू नेटल डेथ आ जाती है। टोटल बर्थ में लाइव बर्थ और स्टिल बर्थ आ जाती है। स्टिल बर्थ इज द डेथ ऑफ फीटस आफ्टर द 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी का रहते हैं। 1 से लेकर 4 को चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट नहीं, चाइल्ड डेथ रेट बोलते होते हैं। क्लियर। बाकी नॉर्मल ऑब्स्टेट्री हिस्ट्री और डिलीवरी ट्रेन डाई करे तो उसको बोलते हैं डोमिसिलरी केयर। एबनॉर्मल ऑब्स हिस्ट्री प्लस डिलीवरी एट द हॉस्पिटल तो उसको इंस्टीट्यूशनल केयर कहते होती है। द यूनिसेफ के मतलब अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड द वेलबींग। ओके। सोशल डेवलपमेंट और वेलबींग के लिए अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट अच्छा है। किसके लिए? यूनिसेफ के मुताबिक। रिप्रोडक्टिव एज 15 से लेकर 45 तक होती है। 20% एलिजिबल कपल 15 से लेकर 24 तक होता है। ओके। 2 से लेकर 3 बच्चे का तो टारगेट कपल है। कपल प्रोटेक्शन रेट सीपीआर हो जाता है, तो आपने देख लेना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल कपल जो कि प्रोटेक्टेड हो गया बाय द 4 अप्रूव्ड मेथड, जबकि आपके टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल कपल कितने और कितने प्रोटेक्ट हो गए। मेथड कौन से? कॉन्डम हो जाएगा। ओके। ओसीपी आ जाएगा। आईयूसीडी आएगा। स्टेरिलाइजेशन आ जाती है। कैफेटेरिया चॉइस के बाद अपने तमाम ऑफर अप्लाई करनी होती है, ठीक है, जिससे कपल चूज करेगा। आगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव में बैरियर, आईयूसीडी, हार्मोनल, पोस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव आ जाएगा। टर्मिनल में वेजेक्टमी और स्टेरिलाइजेशन आ जाएगी, ठीक है। ओके। इसके बाद बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड में 0.3 से 0.5 का टेम्परेचर बढ़ जाता होता है। बाकी साइकिल्स लिखी हुई है, इसको छोड़ देते हैं। बिलिंग ओव्यूलेशन मेथड सर्विकल म्यूकस मेथड के लिए होता है। फेलियर रेट ऑफ कॉन्डम 10 से लेकर 12 और डायफ्राम की 1 से लेकर 2% होते हैं। बाकी आईयूसीडी की टाइप ऑफ जनरेशन में लिप्स लोब और रिंग आ जाती है। सेकंड में कॉपर टी और सीयू 220 आ जाती है। थर्ड जनरेशन के अंदर प्रोजेस्टेट और एलएनजी आ जाएगा। ओके। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ वुमेन विद आईयूसीडी, तो उसकी वजह से वैजाइनल ब्लीडिंग बढ़ जाती होती है। प्रेगनेंसी रेट्स को छोड़ देते हैं। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ आईयूसीडी, तो सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, पीआईडी, वैजाइनल ब्लीडिंग ऑफ अनडायग्नोस्ड एटियोलॉजी, कैंसर है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ठीक है। 99% इफेक्टिवनेस होती है कॉपर टी की होती है। इसके अलावा जो रेट ऑफ हार्मोनल रिलीज ऑफ 65 माइक्रोग्राम तक होता है, ठीक है। ओके। इसके बाद है कि वुमेन हु कैन नॉट टॉलरेट द ओरल पिल्स, तो आईयूसीडी यूज कर सकते हैं। रिस्क ऑफ सीवियस एडवर्स इफेक्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, सिगरेट स्मोकिंग से बढ़ जाते होते हैं। प्रीमैच्योर सिजेशन ऑफ लैक्टेशन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की वजह से हो सकती है। मेलाना एन के अंदर क्या होता है? नॉर्गेस्ट्रल होता है। और इथेनॉल एस्ट्राडायोल डी के अंदर क्या होता है? डीजोगेस्ट्रल होता है। कंबाइंड पिल 21 पिल या 28 पिल्स की हो सकती है। 7 पिल आयरन की आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर। 1.5 मिलीग्राम आपने यूज करना है, ठीक है। लीवो नॉर्गेस्ट्रल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर, ठीक है। डिपोर्ट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट ये होता है। मल्टीपैरा के लिए इस्तेमाल करते हैं ओवर 35 ईयर। बाकी टर्मिनल मेथड में 25 से और 25 और 50 को नोट कर लेना। बाकी 20 और 45 फीमेल के लिए होती है। पोस्ट ऑपरेटिव में क्या क्या स्टी डालनी है, एटलीस्ट 30 जैकुलेशन आपको चाहिए। इसके अलावा पल्स इंडेक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फेलियर पर 100 वुमेन, ईयर ऑफ एक्सपोजर और जो फैक्ट और जो लाइफ टेबल एनालिसिस है, फेलियर रेट फॉर ईच मंथ ऑफ यूज। बाकी हमारा रह गया है ओके बायोस्टैट, डेमोग्राफी और एपिडेमियोलॉजी, तीनों न्यूमेरिकल वाले हैं, तो उनके न्यूमेरिकल वाली वीडियो बनाऊंगा।